हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पूरे 55 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं या प्रैक्टिस करने वाले हैं न्यूट्रिशन एंड हेल्थ के। देखेंगे, हमारा पहला प्रश्न है, टीकाकरण के लिए प्रयुक्त सिरिंज एवं सुइयों को विसंक्रमित करने का उपकरण क्या कहलाता है? दोस्तों, ये उपकरण कहलाता है ऑटोक्लेव। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। इसमें होता ये है कि ये जो उपकरण है, उसको जो भी उपकरण हैं, सामग्रियाँ हैं, उनको उसके भार और अंतर्वस्तु के आधार पर विशेषतः जैसे 15 से 20 मिनट तक 121 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक के उच्च दबाव वाले वाष्प के अधीन रखकर उन्हें क्या कर देता है, निष्कासित कर देता है, निष्कासित कर देता है। तो इससे होता ये है कि जो भी सिरिंज है, जो भी सुइयाँ हैं, वो हो जाती हैं विसंक्रमित। तो इसका आंसर होगा ऑटोक्लेव के द्वारा होता है वो उपकरण जो है वो है ऑटोक्लेव। अगला सवाल है कि मुंह की लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? ऑप्शंस दिए गए हैं, एमाइलेज, लैक्टेज, सुक्रेज या टाइलिन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, टाइलिन। टाइलिन की बात करें तो ये कार्बोहाइड्रेट पाचक विकार है। यह हल्के अम्लीय अर्थात पीएच 6.8 पर कार्य करता है। यह स्टार्च को माल्टोज शर्करा में बदलता है। तो टाइलिन ये है जो कि मुंह की लार में पाया जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इसके अलावा टाइलिन स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। टाइलिन को प्लालिन भी कहा जाता है। इस प्रकार भोजन का पाचन मुख से शुरू होता है। तो ये है टाइलिन के कार्य। और इसके अलावा टाइलिन को लार एमाइलेज भी कहा जाता है। तो टाइलिन ही लिखा रहे जरूरी नहीं है, लार एमाइलेज भी लिखा मिल सकता है आपको। टाइलिन का जो पाचन है स्टार्ट हो जाता है, जो कि मुंह में स्रावित होता है और मुंह में स्टार्च के पाचन में सहायता करता है। दोस्तों, यह स्टार्च को माल्टोज और आइसोमाल्टोज में हाइड्रोलाइज करता है। साथ ही अन्य छोटे डेक्स्ट्रिन को भी, जिन्हें लिमिट डेक्स्ट्रिन के रूप में जाना जाता है, टाइलिन मुंह में स्टार्च के लगभग 30% की दर से हाइड्रोलिसिस करता है। तो ये थी टाइलिन की इंफॉर्मेशन। अगला सवाल है, निराश्रित बालाश्रम योजना में निराश्रित बच्चों को दी जाने वाली अनुदान राशि कितनी है? ऑप्शंस दिए गए हैं, 400 रुपए, 300 रुपए, 350 रुपए या 250 रुपए। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 250 रुपए। अब बात करें निराश्रित बाल गृह योजना की, तो ये राज्य शासन द्वारा निराश्रित बच्चों के पालन पोषण तथा शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान दिया जाता है। इसके थ्रू निराश्रित बाल गृह योजना के तहत प्रति बालक 250 रुपए प्रति माह की व्यय सीमा निर्धारित है, जिसका 90% अनुदान शासन से स्वीकृत होता है। निराश्रित बालक बालिकाओं के लिए शिक्षा, पालन पोषण, स्वास्थ्य व्यवस्था और आवास व्यवस्था की जाती है। इस योजना के अंतर्गत वयस्क होने तक हितग्राहियों को सहायता दी जाती है। तो ये जाने हम किसके बारे में, निराश्रित बाल गृह योजना के बारे में। इस क्वेश्चन में पूछी गई है अनुदान राशि कितनी दी जाती है, तो वो है 250 रुपीज। अगला सवाल है, ट्रिपल एंटीजन टीका कौन सी बीमारी पे लगाया जाता है या कब लगाया जाता है? तो ट्रिपल एंटीजन टीका जो है दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर 4 अर्थात काली खांसी में लगाया जाता है। ट्रिपल एंटीजन का मतलब क्या है? ट्रिपल एंटीजन का मतलब है दोस्तों, 3 बीमारियों का टीका, मतलब एक में ही टीका इंक्लूड कर देना। ट्रिपल टीका अर्थात डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टीटी अर्थात टिटनेस। तो डीपीटी टीका जो है आपके डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस अर्थात काली खांसी और टिटनेस से बचाता है। इन तीनों ही टीकों को सम्मिलित रूप से ट्रिपल एंटीजन टीका कहा जाता है और इन तीनों ही बीमारियों के लिए ये टीका लगाया जाता है। दोस्तों, काली खांसी जो है या पर्ट्यूसिस एक सख्ती से सांस लेने वाली मानव बीमारी है। यह सबसे आम टीका रोकथाम योग बचपन की बीमारियों में से एक है। तो इसमें इतना ही। अगला सवाल है, रक्त का थक्का कौन से विटामिन की उपस्थिति में बनता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विटामिन के की उपस्थिति में। विटामिन के की बात करें तो विटामिन के जो है, विटामिन के वसा में विलय विटामिन है। शरीर में यह विटामिन कुछ प्रकार के प्रोटीनों के पूर्ण संश्लेषण में सहायक होता है, जो रक्त को थक्का बनाने में सहायक होते हैं। इसके अलावा विटामिन के की सहायता से ही शरीर अस्थियों तथा अन्य ऊतकों में कैल्शियम के बंधन अर्थात बाइंडिंग को नियंत्रित करता है। इसका मुख्य स्रोत क्या है? तो विटामिन के मुख्य स्रोत है हरी पत्तेदार सब्जियां, जैसे कोलाट, पालक,
केल और सोयाबीन और कैनोला ऑयल रक्तस्राव को नियंत्रित करने में मदद करने वाले प्रोटीन अर्थात थक्के बनाने वाले कारक के सिंथेसिस के लिए और इस तरह रक्त के थक्के सामान्य रूप से बनने के लिए विटामिन के आवश्यक है। तो आंसर हो जाएगा क्या, रक्त का थक्का बनाने के लिए विटामिन के आवश्यक है। अगला सवाल है हमारा, गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप, सूजन एवं मूत्र में प्रोटीन का निष्कासन होना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन दिया गया है मधुमेह, गर्भावस्था की विषाक्तता, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा गर्भावस्था विषाक्तता। इसके अलावा और भी कई सारे लक्षण जैसे हो सकते हैं शरीर में कपकपी, अत्यधिक पसीना आना, सिर दर्द आदि उसे दीर्घावधि विषाक्तता का लक्षण माना जाता है। तो और ये रहा आपका गर्भावस्था की विषाक्तता, जैसे उच्च रक्तचाप, सूजन, मूत्र में प्रोटीन का निष्कासन। इसका उपचार कैसे होता है? तो दोस्तों इस रोग का उपचार जो है प्री एक्लेप्सिया की समान ही होता है, अतः रोगी की नियमित जांच करानी चाहिए तथा उसे पूर्ण विश्वास कराना चाहिए कि शरीर में सामान्यतया 5 लीटर रक्त निरंतर परिसंरचित या संचरित होता रहता है, इसलिए ये सारी समस्याएं होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन आईसीडीएस के लाभान्वितों में से नहीं है? ऑप्शन है गर्भवती स्त्री, धात्री माताएं, किशोरी बालिकाएं या 6 वर्ष से ऊपर के बच्चे। तो पूछा है कौन लाभान्वित नहीं है, बताना है। तो 3 होंगे जो लाभान्वित होंगे और 1 नहीं। तो इनमें से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 6 वर्ष से ऊपर के बच्चे, क्योंकि आईसीडीएस के अंतर्गत 6 वर्ष के नीचे 6 वर्ष से जो नीचे के बच्चे हैं उन्हें लाभ दिया जाता है, और गर्भवती स्त्रियों को, किशोरी बालिकाओं को और धात्री माताओं को। दोस्तों अब आया है यहाँ पे आईसीडीएस। तो आईसीडीएस को पूर्ण रूप से कहते हैं एकीकृत बाल विकास योजना। इसे कब लॉन्च किया गया? तो इसे लॉन्च किया गया सन 1975 में। दोस्तों एक अद्वितीय प्रारंभिक बचपन का विकास कार्यक्रम है ये, जिसका उद्देश्य है कुपोषण, स्वास्थ्य और युवा बच्चों, गर्भवती माताएं, नर्सिंग माताओं का विकास। इसके अलावा इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जैसे इसमें किनको ज़्यादा मतलब मेन रूप से कौन लाभान्वित है, तो पहला 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, उनकी माताओं का भोजन कराना, पूर्व स्कूली शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं प्रदान करना इसका क्या है, मुख्य उद्देश्य, और इसके थ्रू ये लोग लाभान्वित होते हैं। अगला सवाल है, प्रोटीन की रचनात्मक इकाई क्या है? दोस्तों प्रोटीन की रचनात्मक इकाई दिए गए ऑप्शन में से यहाँ पे हो जाएगा आंसर अमीनो अम्ल। तो प्रोटीन की रचनात्मक इकाई क्या है? अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल जो है इसको लंबी श्रृंखलाओं में जोड़ा जाता है प्रोटीन बनाने के लिए। सभी समान या अलग अलग एसिड में 20 अलग अलग अमीनो एसिड होते हैं जो एक साथ मिलकर एक श्रृंखला बनाते हैं और जिसे कहते हैं पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। दोस्तों एक सवाल पूछा जाता है अमीनो अम्ल से हमेशा ज़्यादातर एग्जामों में कि आवश्यक अमीनो अम्ल या अमीनो एसिड की संख्या बताएं। तो ये आपको बताना है कमेंट में, और अनावश्यक अमीनो अम्ल की संख्या। अगला सवाल है, विटामिन सी की कमी से क्या होता है? दोस्तों विटामिन सी की कमी से होता है क्या? स्कर्वी। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं विटामिन सी के बारे में। तो विटामिन सी जो है दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। यह आयरन को अवशोषित करने में शरीर की मदद करता है जो लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने के लिए आवश्यक है। विटामिन सी जलने की घटनाओं और घावों को ठीक करने में भी मदद करता है। विटामिन सी के अच्छे स्रोत है खट्टे फल, टमाटर, आलू, ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी और शिमला मिर्च। विटामिन सी इनमें पाया जाता है, जैसे आपका इकट्ठे फल, संतरे, अंगूर, नींबू हो गए। विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कारबिक अम्ल, और विटामिन सी पहला कृत्रिम रूप से संश्लेषित विटामिन है। दोस्तों विटामिन सी घाव भरने, हड्डी, उपास्थि और दांतों की मरम्मत और रखरखाव के लिए आवश्यक है, ये देख चुके हैं। अगला सवाल है, बच्चों की क्रेटिनिज्म देखा जाता है, किसकी कमी के कारण क्रेटिनिज्म देखा जाता है बच्चों में? तो यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आयोडीन की कमी के कारण देखा जाता है बच्चों में क्रेटिनिज्म। दोस्तों यह आयोडीन की कमी से होने वाला विकार है क्रेटिनिज्म।
जो भ्रूण, शिशु या बचपन के चरणों के दौरान अपर्याप्त थायराइड हार्मोन गतिविधि से जुड़ा होता है। यह या तो अत्यधिक आयोडीन की कमी के कारण होता है, यानी स्थानिक क्रेटिनिज्म, या थायराइड हार्मोन के संश्लेषण की कमी के कारण, यानी चिटपुट क्रेटिनिज्म। हमारा अगला सवाल देखें, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग बताएं। दोस्तों, विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग का नाम है स्कर्वी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्कर्वी। अगला सवाल है, किस रोग के उपचार के लिए डॉट्स दिया जाता है? ऑप्शन है खसरा, मलेरिया, हैजा, टीबी। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, टीबी। टीबी के उपचार के लिए डॉट्स दिया जाता है। दोस्तों, डॉट्स जो है यह सुनिश्चित करता है कि लोग प्रत्येक खुराक जो ले रहे हैं लें दवाओं को अक्सर पहले 2 सप्ताह के बाद प्रति सप्ताह सिर्फ 2 या 3 बार दिया जाता है। हमेशा 2 या 2 से अधिक एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं जो अलग तरीकों से काम करते हैं, क्योंकि एक दवा के इलाज करने से कुछ बैक्टीरिया उस दवा के लिए प्रतिरोधी हो सकती है। टीबी में डॉट्स क्यों दिया जाता है? दोस्तों, प्रत्यक्ष रूप से देखी जाने वाली थेरेपी है डॉट्स, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें रोगी को टीबी की दवा निगलते हुए देखा जाता है। राष्ट्रीय दिशा निर्देश टीबी उपचार के लिए देखभाल के मानक के हिस्से के रूप में डॉट्स की अनुशंसा करते हैं, और डॉट का उपयोग पूरे अमेरिका और दुनिया भर में टीबी कार्यक्रमों द्वारा किया जाता है। डॉट्स पद्धति जो है एक अपने आप में एक अंत नहीं है, बल्कि एक अंत का साधन है। वास्तव में इससे के 2 उद्देश्य हैं। पहला, यह सुनिश्चित करता है कि टीबी से पीड़ित रोगी ठीक होने के लिए चिकित्सा पूरी करे और समुदाय में दवा प्रतिरोध को विकसित होने से रोके। देखिए अगला सवाल, पीलिया रोग किसके द्वारा प्रसारित होता है? दोस्तों, पीलिया रोग जो है जल द्वारा प्रसारित होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वाटर या जल। पीलिया रोग जो है वायरल हेपेटाइटिस या जॉन्डिस को साधारण लोग पीलिया के नाम से जानते हैं। यह रोग बहुत ही सूक्ष्म वायरस से होता है। शुरू में जब रोग धीमी गति से व मामूली होता है तब इसके लक्षण जो है दिखाई नहीं पड़ते, परंतु बाद में पड़ने लगते हैं। पीलिया जो है जल से फैल सकता है, मतलब जल दूषित रोग है या जल जनित रोग है। यह रक्त और रक्त के ऊतकों में बिलीरुबिन में के जमा होने के कारण होने वाली बीमारी है। देखिए अगला सवाल, निम्न में से कौन सी वैक्सीन गर्भवती महिला को दी जाती है? दोस्तों, इनमें से टिटनेस जो है गर्भवती महिला को दी जाती है। टिटनेस आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। दोस्तों, ये जो टिटनेस वैक्सीन है, टीटी वैक्सीन जिसे कहते हैं, सभी गर्भवती महिलाओं को दिए जाने से उनका व उनके बच्चे का टिटनेस रोग से बचाव होता है। इसलिए इस वैक्सीन को गर्भवती महिला को दी जाती है। टिटनेस को रोकने के लिए मानक घाव प्रबंधन देखभाल के भाग के रूप में गर्भवती महिलाओं में टिटनेस टॉक्साइड युक्त टीका लगाने की सिफारिश की जाती है यदि उसके पिछले टिटनेस और डिप्थीरिया अर्थात टीडी टीकाकरण के बाद 5 वर्ष या उससे अधिक समय बीत चुका है। तो अगला सवाल है, गर्भावस्था के दौरान महिला को आयरन फॉलिक एसिड की कितनी गोलियां दी जाती है? तो आंसर हो जाएगा, गर्भावस्था के दौरान महिला को आयरन फॉलिक एसिड की जो गोलियां हैं वो 100 दी जाती है। अगला सवाल है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व कौन सा है? तो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट एवं वसा दोनों। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। दोनों ही हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। यही कारण है कि उन्हें ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ भी कहा जाता है। दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो है एक स्टार्च और शर्करा के रूप में होते हैं। तो जो मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट है वो स्टार्च और शर्करा के रूप में हमारे भोजन में पाए जाते हैं, और ये दोनों ही जो है पोषक तत्व हमें हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है, पोषक तत्व बढ़ाने की एक विधि कौन सी है? तो पोषक तत्व बढ़ाने की एक विधि है अंकुरण। आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अंकुरण। तो इसके लिए
एक जो अंकुरण है ना दोस्तों, एक बीज भ्रूण का जो अनुकूल परिस्थितियों में एक सामान्य पौधे में परिवर्तन को समर्थ हो, या बीज में से एक नन्हे पौधे का बाहर निकलना एवं बढ़ाना ही अंकुरण कहलाता है। यहाँ अंकुरण परिस्थिति का अर्थ है बीज के अंकुरण के लिए उपयुक्त वातावरण, जैसे उपजाऊ मिट्टी, उपयुक्त नमी, उपयुक्त ताप व बीज की आंतरिक स्वास्थ्य। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है पोषक तत्व बढ़ाने के लिए। तो अंकुर कोई भी बीन्स है, उससे अगर आप अंकुरित करके खाते हैं तो उसकी जो पोषक तत्व है वो बढ़ जाती है। वास्तव में पाया गया कि अंकुरित करने से खाद्य पदार्थों में अमीनो एसिड की मात्रा बढ़ती है, प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है तथा विटामिन और खनिजों की गुणवत्ता और उपलब्धता में सुधार होता है। देखिए अगला सवाल, स्वस्थ और सुपोषित स्वस्थ और सुपोषित माता के शिशु का वजन कितना होना चाहिए? तो इनका वजन जो है होना चाहिए 3.5 किलोग्राम। आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जैसे भारतीय नवजात शिशु में जो मेल बच्चे का वेट 2.8 से 3.2 किलोग्राम तक नॉर्मल वेट रहता है, वही फीमेल की बात करें तो 2.7 से 3.1 किलोग्राम का वेट रहता है। लेकिन हेल्दी बेबी जिसे कहते हैं, तो हेल्दी बेबी जिसे कहते हैं उसका वजन होना चाहिए 3.1 से 3.2 या 3.5। इसीलिए यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 3.5 किलोग्राम। अगला सवाल है, गर्भवती माता के आहार में विटामिन के की कमी से किसका खतरा हो सकता है? दोस्तों इससे जो है नवजात शिशु में रक्तस्राव हो सकता है, विटामिन के की अगर कमी हो गई तो। अगला सवाल है, भोजन के द्वारा प्रोटीन के माध्यम से नाइट्रोजन की ली गई मात्रा उत्सर्जित मात्रा से अधिक हो तो क्या कहलाता है? दोस्तों ये कहलाता है धनात्मक नाइट्रोजन संतुलन। अब यहाँ पे जो कहा गया है आंसर है इसका धनात्मक नाइट्रोजन संतुलन। इसके बारे में थोड़ी और नॉलेज देखें। नाइट्रोजन संतुलन की अवधारणा दोस्तों, नाइट्रोजन सेवन और हानि के बीच का अंतर कुल शरीर प्रोटीन के लाभ या हानि को दर्शाता है। यदि रोगी को खोए हुए से अधिक नाइट्रोजन प्रोटीन दिया जाता है तो रोगी को एनाबॉलिक या सकारात्मक नाइट्रोजन संतुलन में माना जाता है। वहीं अगर बात हो नकारात्मक नाइट्रोजन संतुलन की, तो इसमें जलने, गंभीर ऊतक चोटों, बुखार, हाइपोथायराइडिज्म, दुर्बलता रोग और उपवास की अवधि से जुड़ा होता है ये नकारात्मक नाइट्रोजन संतुलन। इनके द्वारा जो है नकारात्मक नाइट्रोजन संतुलन पैदा होती है। कार्बोज के पाचन में सहायक एंजाइम कौन कौन से हैं? तो आंसर होगा माल्टेज एंड सुक्रेज। उपर्युक्त दोनों यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, जो कार्बोज के पाचन में सहायक एंजाइम हैं। अगला सवाल है, प्लेटलेट की कमी से कौन सा रोग होता है? तो प्लेटलेट्स की कमी से होता है डेंगू। ऑप्शन नंबर सेकंड सही उत्तर हो जाएगा। डेंगू बुखार जो है दोस्तों प्लेटलेट्स की कमी से होता है। प्लेटलेट्स जो होते हैं काउंट में काफी गिरावट आ सकती है कभी कभी। इसके अलावा कम प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। आपके रक्त में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। तो जब आप खुद को चोट पहुंचाते हैं तो प्लेटलेट्स आपके रक्त को जमने में मदद करता है, और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के कारण आपको चोट लगने या खून बहने की संभावना अधिक हो सकती है। प्लेटलेट्स घटते क्यों हैं? तो गर्भावस्था के दौरान रक्त की मात्रा बढ़ने के कारण प्लीहा का आकार क्या होता है? बढ़ जाता है, जिससे फिल्टरिंग प्रक्रिया में अधिक प्लेटलेट्स नष्ट हो जाते हैं या नष्ट हो सकते हैं। आपके रक्त में फॉलिक एसिड की गंभीर कमी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का कारण बन सकती है, इसलिए आपके प्रसव पूर्व विटामिन लेना महत्वपूर्ण होता है। अगला, संक्रामक रोगों से बचाव का मुख्य उपाय क्या है? ऑप्शंस दिए गए हैं। दिए गए ऑप्शन में से आंसर होगा टीके लगवाना। संक्रामक रोगों से बचाव के लिए टीके लगवाना मुख्य उपाय है। अगला सवाल है, थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण का प्रमुख घटक बताएं। थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण का प्रमुख घटक है ऑप्शन नंबर सेकंड आयोडीन। दोस्तों थायरॉक्सिन हार्मोन जो है आयोडीन युक्त थायराइड हार्मोन का प्रमुख भंडारण रूप है, और इसके लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो वो है आयोडीन। थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता
होती है, इसलिए मुख्य तत्व कहलाएगा आयोडीन। अगला सवाल देखिए, किसकी कमी से गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क की कोशिकाएं नष्ट हो जाती है? किसकी कमी से? तो विटामिन की कमी से गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क की जो कोशिकाएं हैं वो नष्ट होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, विटामिन। अगला सवाल है, निम्न में से कौन आनुवांशिक रोग है? तो आनुवांशिक रोग है दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड, हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया जो है वो एक आनुवांशिक, हीमोफीलिया सहज गहरे रक्तस्राव की एक दुर्लभ आनुवांशिक स्थिति है जहां रक्त सामान्य रूप से थक्का नहीं बनाता या नहीं बनता, रक्त का समान रूप से थक्का नहीं बनता क्योंकि इसमें पर्याप्त रक्त थक्के वाले प्रोटीन थक्के कारक की कमी होती है। दोस्तों हीमोफीलिया जो है, हीमोफीलिया एक वंशानुगत रक्तस्राव विकार है। इससे पीड़ित लोगों को आसानी से रक्तस्राव होता है क्योंकि उनके रक्त में थक्का बनाने वाले कारक क्या हो जाते हैं, पर्याप्त मात्रा में नहीं रहते। रक्त के थक्के बनने के लिए थक्के बनाने वाले कारकों की आवश्यकता होती है। अत्यधिक रक्तस्राव को रोकने के लिए रक्त के थक्के बनते हैं। हीमोफीलिया का दूसरा नाम अगर पूछा जाए तो क्या होगा, क्रिसमस रोग। हीमोफीलिया को कभी कभी क्रिसमस रोग भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन का आवश्यक तत्व क्या है? तो हीमोग्लोबिन का आवश्यक तत्व है आयरन। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, आयरन। दोस्तों हीमोग्लोबिन में लौह केंद्रीय परमाणु होते हैं। लोहे की कम सांद्रता ऑक्सीजन की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए रक्त प्रवाह के कार्य को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। वही बात करें पुरुषों के लिए 13.5 से 17.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर और महिलाओं के लिए 12 से 15.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर हीमोग्लोबिन की सामान्य सीमा आवश्यक है। हीमोग्लोबिन एक टेट्रामेरिक प्रोटीन है। वयस्कों में हीमोग्लोबिन का मुख्य प्रकार है अल्फा और बीटा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं की 2 उप इकाइयां। अगला प्रश्न देखें, कुपोषण के कारण होने वाला रोग कौन सा है? दोस्तों कुपोषण के कारण जो होता है क्वाशियोरकर होता है, और कुपोषण के कारण होता है क्या, क्वाशियोरकर। प्रोटीन शरीर में क्या होता है, प्रोटीन की जब कमी हो जाती है तो ये रोग होता है। यह कुपोषण खान पान में प्रोटीन की मात्रा की बहुत ज्यादा कमी की वजह से होता है। इसमें क्या होता है कि सूजन, भूख ना लगना, मांसपेशियों और वसा उत्तकों की कमी और बहुत कुछ हो सकता है। जैसे क्वाशियोरकर एक गंभीर स्थिति है तो जो तब होती है जब कोई व्यक्ति पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन का सेवन नहीं करता। इसे एडीमा के साथ इसके संबंध के कारण एडमेट्स कुपोषण के रूप में भी जाना जाता है। एक पोषण संबंधी विकार है जो अक्सर अकाल वाले क्षेत्रों में देखा जाता है। यह आहार में प्रोटीन की कमी के कारण होने वाला कुपोषण बीमारी है। अगला सवाल देखें, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य है ऊर्जा प्रदान करना। कार्बोहाइड्रेट कई कार्यों में सहायक होते हैं जैसे प्रोटीन अणुओं का विघटन, निर्जलीकरण और कीटोसिस को समाप्त करना। वे प्राथमिक ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। वे ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये रक्त ग्लूकोज के नियमन में मदद करते हैं। अगला सवाल देखें, एक वयस्क महिला की प्रोटीन की आवश्यकता कितनी है? एक वयस्क महिला की प्रोटीन की आवश्यकता कितनी है? तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 55 ग्राम। अगला सवाल देखें, गर्भवती स्त्री के लिए लौह तत्व की आवश्यक मात्रा बताएं। तो लौह तत्व की आवश्यक मात्रा है 38 मिलीग्राम पर डे। अगला, वायु द्वारा फैलने वाला रोग। वायु द्वारा फैलने वाला रोग है चेचक। दोस्तों जो चेचक है एक अत्यधिक संक्रामक और संभावित रूप से गंभीर बीमारी है जो बुखार, लाल चकत्ते, खांसी और लाल पानी वाली आंखों का कारण बनती है।
यह मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने के बाद हवा के माध्यम से फैलता है, इसलिए इसे वायु द्वारा फैलने वाला रोग कहा जाता है। चेचक के लक्षण संक्रमण के 7 से 21 दिन बाद शुरू होते हैं। तो क्वेश्चन भी पूछा जाता है ज्यादातर कि चेचक कितने दिनों में ठीक होता है या इसके लक्षण कितने दिनों के बाद दिखाई देते हैं। तो ये 7 से 10 दिनों में ठीक होता है और 2 सप्ताह से 4 सप्ताह के भीतर पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और इसके जब जो है क्या बोलते हैं, ये इसका संक्रमण कब पता चलता है, संक्रमण कितने दिन बाद शुरू होता है, इसके लक्षण कब दिखाई देते हैं, तो 21 दिन बाद। अगला सवाल है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का अनुमोदन किस वर्ष किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1983 में। दोस्तों 1983 में जिसको संसद द्वारा पारित किया गया था और 2000 तक सबके लिए स्वास्थ्य की उपलब्धि करने के लिए आत्मीयता में की गई घोषणा की अनुक्रिया में प्रतिबद्धता को स्वीकार किया गया था। भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जब भी पूछे कब स्टैब्लिश किया गया तो सन 1983 में, इसके बाद 2002 में, फिर इसके बाद 2017 में। पहली बार 1983 में किया गया था और लक्ष्य वर्ष 2000 तक भारत में सभी के लिए प्राथमिक देखभाल तक पहुंच बनाना था। मतलब इसका लक्ष्य ये था कि 1983 में जैसे स्टार्ट हुआ और ये लक्ष्य था कि 2000 आते आते सन 2000 के पहले तक सारे मतलब भारतवासी को प्राथमिक देखभाल तक पहुंच बनाना है, प्राथमिक देखभाल सुनिश्चित करना है। अगला सवाल देखें, किस बीमारी का टीका उपलब्ध नहीं है? अभी तक किस बीमारी का टीका उपलब्ध नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट डेंगू का। अगला सवाल है, प्रसव हेतु परिवहन उपचार योजना उपलब्ध है किसके लिए? तो ये उपलब्ध है केवल SC/ST महिलाओं के लिए। अगला सवाल है, धूप से मनुष्य को कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो इससे प्राप्त होता है विटामिन डी। अगला सवाल, राज्य में दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना कब प्रारंभ की गई? तो राज्य में ये स्टार्ट की गई थी 25 सितंबर 2004 को। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड 25 सितंबर 2004। दोस्तों इसके जरिए परिवार के सदस्यों के बीमार पड़ने पर इलाज के दौरान ऋणग्रस्तता से बचाने के लिए दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना लागू की गई। अगला सवाल देखें, रोटा वायरस टीका किस बीमारी से बचाव करता है? तो रोटा वायरस जो है दस्त की बीमारी से बचाव करता है। अगला, राष्ट्रीय किशोरी शक्ति योजना से लाभान्वित होने वाली बालिकाओं का आयु वर्ग क्या है? तो ये है 11 से 18, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, किस रोग के कारण स्त्रियों की कमर झुक जाती है? दोस्तों स्त्रियों की जो कमर है वो ऑस्टियोमलेशिया के कारण झुक जाती है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड ऑस्टियोमलेशिया। अगला सवाल देखें, लौह लवण का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों लौह लवण का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही उत्तर होगा। तो खून की कमी का मुख्य कारण हो गया आपका लौह तत्व की कमी का। शरीर को हेल्दी और फिट रखने के लिए अन्य पोषण तत्वों के साथ साथ आयरन की भी जरूरत पड़ती है। आयरन खून में हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ के निर्माण के लिए जरूरी है। यही हीमोग्लोबिन रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है और इसी वजह से खून का रंग लाल होता है। दोस्तों शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन, तो हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में मौजूद आयरन से भरपूर प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को बांधता है और शरीर के ऊतकों तक पहुंचाता है। इसीलिए लौह लवण का मुख्य कार्य कहलाता है ऑक्सीजन का परिवहन। मुख से दिया जाने वाला टीका बताएं। तो पोलियो जो है मुख से दिया जाता है। अगला, पोलियो रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये यकृत प्रभावित होता है। अगला, निम्न में से गर्भावस्था का सामान्य लक्षण बताएं। इनमें सामान्य लक्षण नहीं है ये बताना है। तो गर्भावस्था का सामान्य लक्षण नहीं है चक्कर आना। फिर प्रजनन क्षमता को प्रभावित करने वाला विटामिन, तो ये प्रभावित करता है विटामिन ई। अगला, कुपोषण हेतु जिम्मेदार कारक क्या है? तो कुपोषण के तीनों ही कारक जिम्मेदार है, निर्धनता, अज्ञानता और अधिक जनसंख्या। अगला, रक्तौंधी नामक बीमारी किसकी कमी से होती है? तो ये विटामिन ए की कमी से होती है। नेक्स्ट सवाल, घेंघा रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो ये आयोडीन की कमी से होता है।
राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान जो है नई दिल्ली में स्थित है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नई दिल्ली। अगला सवाल है, पोलियो का विषाणु मनुष्य के किस अंग में पोषण करता है? तो पोलियो का विषाणु जो है मनुष्य के आंत में क्या करता है? पोषण करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आंत। अगला, गर्भावस्था में महिला का शारीरिक वजन क्या होना चाहिए? तो गर्भावस्था में शारीरिक वजन बढ़ना चाहिए। अगला, संतुलित आहार किसे कहते हैं? दोस्तों, संतुलित आहार जो है, पहला जिसमें उचित खाद्य पदार्थ का समावेश हो, दूसरा जिसमें सभी पोषक तत्व उचित अनुपात में हो, तीसरा सुपाच्य, आकर्षक और रुचिकर हो। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, उपरोक्त सभी। गर्भावस्था में होने वाला मधुमेह क्या कहलाता है? तो गर्भावस्था में जो मधुमेह होता है तो इसे कहते हैं जेस्टेशनल मधुमेह। जेस्टेशनल मधुमेह ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। अगला सवाल है, कैल्शियम की कमी से होने वाली बीमारी बताएं। तो कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोमेलेसिया भी होता है और ऑस्टियोपोरोसिस भी। तो उपरोक्त दोनों सही उत्तर होंगे। अगला और अंतिम सवाल है इस वीडियो का, विषाणुओं द्वारा फैलने वाली बीमारी कौन सी है? तो ये है फ्लू। ऑप्शन नंबर थर्ड सही उत्तर हो जाएगा। फ्लू जो है विषाणुओं द्वारा फैलने वाली बीमारी है। तो ये थे पूरे 55 क्वेश्चन। बाकी के वीडियो भी आप उसमें चैनल में उपलब्ध है, प्लेलिस्ट बना दी गई है। और प्रैक्टिस आप करते रहें, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगी उतनी ज़्यादा चीज़ें याद होंगी। और याद करना ज़रूरी है क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें याद करने जैसी ही है। तो आपको याद करनी होगी, जैसे प्रोटीन की मात्रा, आयोडीन की मात्रा शरीर में कितनी है, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, सारी चीज़ें आपको याद करनी है। और बार बार जब इसे प्रैक्टिस करेंगे तो ही याद होंगे। तो वीडियो बार बार रिपीट करके देखें और सारे वीडियो देखें, दोस्तों को शेयर करें। जो भी महिला बाल विकास की तैयारी कर रही हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। और दोस्तों, इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट्स हैं सारे वीडियो अपलोड हैं। तो इसमें इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, लिंक दे दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर डायरेक्ट भी सर्च करेंगे सुपर टीच तो आपको वहाँ से चैनल आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। पीडीएफ डाउनलोड वहाँ से आप कर सकते हैं। जिसमें इतना ही, धन्यवाद।